जय हिंद मित्रों। आज मैं फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मेरा फर्स्ट अध्याय है और मुगल साम्राज्य का पतन, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मुगल साम्राज्य पतन अभिघटन यश चंद्रा साहब का लिखा हुआ है और बी आर ग्रोवर का बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। उसके साथ साथ कुछ सीखने को मिल रही है। उन्होंने कहा, जिस मुगल साम्राज्य ने समकालिक अपने विस्तृत प्रदेश, अपनी विशाल सेना और संस्कृति के लिए अद्भुत जाना जाता था, लेकिन एक समय आया, पतन हुआ। 1526 ईस्वी में मुगल पूरे 350 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद 18वीं शताब्दी आते आते प्रारंभिक में उन्होंने धीरे धीरे उसकी उत्तराधिकारी उतना नेतृत्व करने की क्षमता के अभाव के कारण वो समाप्त हो गया। और अंग्रेज जब भारत में आया, उन्होंने अपना मुर्शिद कुली खान जैसे था, उसने अपना एकाधिकार वहाँ से अनुमति प्रदान किया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से व्यापार करना प्रारंभ किया। मैं कल इस पर टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो उसके पुत्र मौजम, जिसे बाद में बहादुर शाह प्रथम बनता है, उसके बाद मोहम्मद आजम और कामबख्श, तीनों भाई उत्तराधिकार के लिए बिगुल बिगुल युद्ध के लिए, उन्होंने तीनों भाई उत्तराधिकार के लिए युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद हुआ कि उसके बाद दोनों भाई में हत्या कर दिया गया मौजम के द्वारा। एक एक को हैदराबाद में 13 जनवरी और 1709 को उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, बहादुर शाह प्रथम जब बना, उसकी आयु 63 वर्ष की थी, तो वह सक्रिय रूप से नेतृत्व करने का अभाव था, लेकिन मुगल शांति प्रिय नीति अपनाई। उन्होंने का कहना था कि नीतियों में शिथिलता का उत्पोत था, और उन्होंने सोच समझा कि हम अब शिवाजी का पौत्र, उनके औरंगजेब द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था। 1689 में उसे बंदी बना लिया था। उसके बाद उसे मुक्त कर दिया और उसे महाराष्ट्र जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई और राजपूत राजाओं के साथ शांतिपूर्ण स्थापित किया। और उसके बाद लेकिन उन्होंने क्योंकि जो सिख था, बंदा बहादुर से हमेशा लड़ता रहा, और उसके बाद सिख मित्रता नहीं अपनाया और उन्हें ना कुचल सका बंदा बहादुर को। और 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे गए हैं। और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की तिरगामी और पूर्णता पतन, अब मराठा राजनीति तुच्छता और शक्तिहीन प्रतीक होता है। 1712 ईस्वी में जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है, उसके 4 पुत्र था, जहांदर शाह, अजीमुल शाह, रफीउद शाह और जहांदर शाह। चारों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए आरंभिक युद्ध हुआ, और बहादुर शाह का जो उसे दफनाना नहीं चाहा और 1 मंथ तक उन्हें पूरे ओपन रखा। उसके बाद इतनी निर्लज स्थिति में बहादुर शाह की दफन नहीं हुआ। उसके बाद 1 महीना के बाद उसकी अंतिम संस्कार हुआ। मुस्लिम के अनुसार से उसकी दफनाया गया। उसके बाद ईरानी की सहायता से जुल्फिकार खान साहब अपना प्रधान नेतृत्व किया। उस समय जहांगीर शाह सफलता हुई। उसके बाद वो भी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर सका। उसके बाद फारूक सियर बना, और उसके सके भाई का पुत्र फारूक सियर ने अपने द्वारा जहांगीर शाह की हत्या करवा दी गई। उसके बाद सैयद बंधु ने
उसको क्या किया, उसे तख्ता पर पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान सैयद बंधु का था। और उन्होंने धीरे-धीरे उसके बाद उन्होंने फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधु के तासीर के पश्चात दिल्ली में बैठा। उसके बाद वहाँ से फ़र्रुखसियर जब उसने अंग्रेज को अपना क्षेत्र में विस्तार करने की अनुमति प्रदान की गई। धीरे-धीरे उसके बाद 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को व्यापार रियासत दे दी गई। उसके बाद शुल्क, उसके बाद सैयद बंधु जो दो भाई था, अब्दुल अब्दुल अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया गया, हुसैना खान को मिक्स भक्षी बनाया गया। उसके बाद फ़र्रुखसियर के मृत्यु के पश्चात सैयद बंधु सिर एक पश्चात सम्राट दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। उसके बाद दो सम्राट तेजी से आया, बना रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला। एक ही साल में दोनों की मृत्यु हो गई। रफ़ी-उद-दौला 4 जून 1719 को बनाया और उसी की तरह उसका भाई उसी का रफ़ी-उद-दरजात को बनाया। उसके बाद वो पूरी तरह से नेतृत्व करने का अभाव था। मुगल बादशाह राजकाज निजाम उल मुल्क ने दक्षिण में अब स्वतंत्रता राज स्थापित कर लिया। शाइस्ता खान अवध के क्षेत्र में, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में अपना बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपना अनुमति प्रदान किया। नए मुगल सम्राट जब अहमद शाह, जैसे कि आप देखा कि अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके नेतृत्व करने की अभाव था और उसका ध्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर नहीं था। उसके कारण वहाँ सुरक्षा की कमी के कारण से बाहरी हमले तेज हो गए। अहमद शाह अब्दाली 1748 से 1754 में 1754 से 1759 तक निर्लभ था, पतन रोक नहीं सका। उत्तर पश्चिम में अहमद शाह अब्दाली का हमेशा आक्रमण होता रहा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ दिल्ली के बाजारों में उत्पात मचाया और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया मराठा। उसके बाद उन्होंने जितने भी वहाँ के व्यापार थे और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सोना जैसी बहुमूल्य धातु यहाँ से अफगान ले गया। शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र का ही रह गया था। अपने अमीरों, मराठों, अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली रह गया था। वही लोग ने आप देखा कि नए मुगल सम्राट जो बने, उसके बाद नेतृत्व करने के अभाव था। मुगल सम्राट अंतिम जो बहादुर शाह जफर बना, तो बहादुर शाह जफर बनने के बाद उन्होंने जब अमीरों और मराठों, अंग्रेजों के हाथ में कठपुतली मात्र रह गया था। 1803 में अंग्रेज ने दिल्ली जीत लिया। अंग्रेज ने मुगल साम्राज्य को ढोंग 1858 तक ही रखा। अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर को 1857 में रंगून भेज दिया। उसके बाद वहाँ उत्तर मुगल अभिजात वर्ग, उत्तरकाली मुगल राजनीति की बहुत बुरी बात जो उभर के सन्मुख आई, वह ऐसी शक्तिशाली सरदारों का उत्थान था जो सम्राट भूमिका निभाने लगे। उत्तराधिकारियों के अच्छे दिनों होते थे जिनमें शक्तिशाली मनसबदार, मुख्य लड़ने वाले शासक, उसने पश्चात मुगल का महत्वाकांक्षी अमीर सरदार अपनी भूमिका निभाने लगे। सबसे बड़ा कि जितने भी महत्वाकांक्षी लोग था, जितने भी अमीर था, सरदार था, मुख्य भूमिका निभाने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने मुगल राजाओं को केवल शतरंज मोहरा बना मात्र रह गया। अब शतरंज की चाल चलना स्टार्ट किया। जितने भी अमीर था, सरदार था, उसके बाद सरदार लोगों ने अपने स्वार्थ राजकुमारों को सिंहासन पर बैठाया, उसे हटाया। जहांगीर शाह अपनी शक्ति से नहीं अपितु ईरानी दलों के नेता
जुल्फिकार खान सा उसका नेतृत्व के कारण सम्राट बना। इसी प्रकार फारूक सियर को सैन बंधु ने उन्हें 1713 ईस्वी में सिंहासन पर बैठाया। रफी-उद्दाज रफी-उद्दौला को बनाया। उसके बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद रंगीला के नाम से जानता है, उसको भी उस क्षेत्र में सैयद बंधु ने सिंहासन पर बैठाया। लेकिन 1700 सैयद बंधु के बंधन बंधु का पतन हो गया, इसलिए कि सम्राट को विश्वास खो बैठा था, क्योंकि देखा कि तेजी से फारूक सियर को मरवा दिया, उससे पहले की जो शासक थे उसको मरवा दिया, रफी-उद्दौला को मरवा दिया। और इसके बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला जो बना था उसने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। और उस अपितु निजामुल और मोहम्मद अमीन खान के नेतृत्व तुरानी दल बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। ये दल आधुनिक दल की भांति भिन्न भिन्न नीतियों पर आधारित नहीं थी, अपितु के में हालांकि अपितु का मतलब होता है हालांकि केवल स्वार्थ भाव ही प्रेरित था। प्रायः मुगल सम्राट देशों के हितों के विपरीत कार्य कर रहे थे। मुगल दरबार में दल, जो प्रसिद्ध लेखक जो विलियम अर्विन ने बताया कि मुगल दरबार में बहुत से दल, 4 प्रमुख तुरानी, ईरानी, अफगानी और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी, तुरानी, ईरानी, अफगानी से और उसके साथ हिंदुस्तानी लोग, और उन्होंने सबसे पहले 3 मध्य एशिया ईरानी अफगान सैनिक का वंशज था, जिन्होंने भारत को जीता और यहाँ राज स्थापित करने की सहायता दी। औरंगजेब की अंतिम 25 वर्षों में बहुत बढ़ गया, विशेषकर दक्षिण में युद्ध में व्यस्त था। इसके कारण उनका वंश भारत के विभिन्न हिस्से में सैनिक और असैनिक नियुक्त थे, उन्हें अवकाश न दी। उसके बाद जितने भी 4 प्रकार के तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी था, तो उसके साथ जब हिंदू मुसलमान बन गए थे और उसके बाद राजपूत जाट शक्तिशाली हिंदू जमींदारों उसका समर्थन प्राप्त था। छोटे छोटे पदों पर हिंदू ने समर्थन करते थे। परंतु यह कहना कठिन है कि जब बना तेजी से तो अमीर द्वारा धर्म और जाति की दोहराई केवल निजी प्रयोजन के लिए लिया गया। उसके बाद सैयद बंधु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1713 से 1720 तक उन्होंने सैयद बंधु ने अपने प्रमुख सैयद बंधु का जो भाई अब्दुल खान हुसैन खान, जिन्होंने सबसे शक्तिशाली था, उन्होंने हिंदुस्तानी दल का नेता था और तेजी से उन्होंने अपने विरोधी अर्धराष्ट्र हितों के नेतृत्व किया। सैयद बंधु हजरत मोहम्मद का वंश बोला जाता है। सैयद बंधु जो था, दोनों भाई सैयद बंधु हजरत मोहम्मद का वंश को बोला जाता था। और उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दोनों भाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद बिहार का प्रमुख नेतृत्व किया। रफी जैसे 2 भाई को फारूक सियर को बनाया, मनसबदारी नियुक्त किया। परंतु जब क्या हुआ, सैयद बंधु विरोधी सरदारों के रूप में सबसे सक्रिय मुर्जुमान जो सम्राट के कृपापात्र था, तुरानी सरदारों के सहानुभूति का समर्थन था। उसके बाद परंतु सम्राट ने ऊपरी बीच बचाव में संतुष्ट न है, उसने गुजरात के दाऊद खान को कई संदेश भेजा। हुसैन अली उन्हें मार डाला। जब उसके बाद सम्राट जब रंगीला जब बना वहां का शासन, तो उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला जब बना शासन, तो उसके बाद सैयद बंधु को उसकी हत्या करवा दी गई। तो हत्या करवा दी गई। उसके बाद फारूक सियर ने उन्होंने सब हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लेकिन असफल हमेशा होता रहा। हुसैन अली अपने बड़े भाई के संबंध में पता चला कि मराठा सैनिक दिल्ली तक आ चढ़ा था। सम्राट सैयद बंधु के बीच टकराव हुआ और उन्होंने अब्दुल खान की पूर्ण व्यवस्था ली और महत्वपूर्ण सरदार लालच जैसे कि सिर्फ सैयद बंधु का यही काम था कि वहाँ जितने भी कार्य
काल हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, प्रशासनिक कार्य सैयद बंधु के नेतृत्व, कहाँ सैनिक भेजना, किस क्षेत्र में मराठा के क्षेत्र में भेजना, किस क्षेत्र में नेतृत्व करना, सैयद बंधु का काम था। लेकिन राजा को सिर्फ नवाज बनने अधिकार था, हर वर्ग सैयद बंधु की अनुमति लेकर के करना पड़ता था। खाना खाया भी इसके कारण से हो रहा है। उसके फारूकसियर, जब उसके बाद सैयद बंधु का प्रभुसत्ता स्थापित हुआ। चलिए अब मैं थोड़ा सा उसका कर देता हूँ। अब मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, जब वहाँ पूरी तरह से नेतृत्व क्षमता का अभाव हो गया तो वहाँ से अनुमति प्रदान की गई। सबसे पहले उन्होंने 1722 ईस्वी को दिल्ली में निजाम ने अपने दिल्ली की वजीर नियुक्त किया और दिल्ली की सुव्यवस्था स्थापित करने पर यत्न किया, परंतु सम्राट उनके कामुक मित्र के साथ प्रयास विफल रहे। उन्होंने जब था निजाम ने उनके साथ वर्क करना प्रारंभ किया, लेकिन उसके साथ वर्क करना पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्होंने कठोर अनुशासन के मन में ईर्ष्या और द्वेष उत्पन्न हुई और दुखी होकर निजाम ने दक्खन जाने की विचार कर लिया। और दक्खन जब पहुंचा तो वो वजीर के रूप में उसने मालवा, गुजरात और दक्खन के सूबेदार में सम्मिलित किया। 1727 में अंत तक उन्होंने शिकार अभियान के बहाने दक्खन के प्रस्थान किया। वो दक्खन प्रस्थान हो गया। सम्राट मोहम्मद शाह को यह बहुत बुरा लगा तो उसने मुबारक खिलजी को पूर्ण रूप से दक्खन का वायसराय बनाया। आज्ञा दी कि निजाम को जीवित अथवा मृत्यु उपस्थित करे। निजाम मुजाहिदीन खान अधिक से अधिक शक्तिशाली था। 1724 में शंकुर खेड़ा युद्ध में मुराबी खान मारा गया। निजाम दक्खन के स्वामी बना और उसके बाद उसके निजाम मराठा का आक्रमण के कारण कुछ समय तक कठिनाई रही और धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य को विस्तार किया और नाजिम शाह के विरुद्ध अपने करनाल युद्ध में भाग लिया। दिल्ली लौटने के पूर्व नाजिम शाह ने नाजिम के विरुद्ध सचेत किया और व्यक्तिगत अतीत महत्वाकांक्षी चालाक था नाजिम। और अवध का नवाब कौन था? शाहिद खान था। उन्होंने जब अवध स्वतंत्र स्थापित किया 1720 में फौजदार नियुक्त किया। उन्होंने सैयद बंधु के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। सैयद बंधु के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया था। उसके बाद सम्राट की दृष्टि ऊपर उठी। फारूकसियर के उसके बाद साप्ताहिक मनसबदारी जैसी उपाधि प्राप्त की। 1720 से 1722 तक गवर्नर रहा। उसके शासन काल में अवध का गवर्नर उन्होंने सिर्फ अपने क्षेत्र की स्वतंत्रता स्थापित की। और उन्होंने किस धर्म से ताल्लुक रखता था? सुन्नी है ना, शिया संप्रदाय। शाहिद खान शिया संप्रदाय से ताल्लुक रखता था और धीरे धीरे उन्होंने अपने साम्राज्य को तेजी से विस्तार किया और अवध पर अपना अधिकार किया। उसके पुत्र नहीं था, उसने पुत्री का विवाह अपने भतीजा सफदरजंग से करवा दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। पहले जैसे राजा महाराजा अपने जब पुत्र नहीं थे तो जब वो मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि अपने सहोदर भाई को छोड़कर, जैसे कि ब्लड रिलेशन ना हो, उसके बाद छोड़कर जितने भी अपने परिवार के किसी महत्वपूर्ण अंग से शादी करवा देता है। तो उसी तरह से उसका हुआ शाहिद खान की शादियां। उसके बाद रोहिल वर्ण को गंगा मराठा के क्षेत्र में रोहिल पठानों के अपनी एक स्वतंत्र राजा स्थापित किया। अफगान अबीर दौर उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बरेली की छोटी सी वास्तविक रोहिलखंड एक स्वतंत्र राजा स्थापित किया। उन्होंने उत्तर के कुमाऊं, जो कुमाऊं कहाँ है? उत्तराखंड में। कुमाऊं दक्षिण में गंगा नदी तक फैला हुआ। कुछ दिनों के बाद मोहम्मद खान ने अपने अफगान वजीर था फारूकसियर ने। उसके बाद बंगाल में सबसे बड़ी स्वतंत्रता स्थापित मुर्शिद कुली खान को जाना जाता। सबसे हम लोग बंगाल पर थोड़ा अच्छी तरह से चर्चा कर ले कि बंगाल स्वतंत्रता के पश्चात मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेज के काल से मुर्शिद कुली खान
को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर पद दिया। उन्हें पहले उन्होंने राजकुमार अजीमुद्दीन के अधीन, फिर उन्होंने राजकुमार फारुखसियर के अधीन, तो उन्होंने उस अजीमुद्दीन शाह के साथ काम किया, उसके बाद फारुखसियर के साथ काम किया। 1713 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान बंगाल का गवर्नर हुआ। देखा कि यहाँ बंगाल से तेजी से ज्यादा गंगा ब्रह्मपुत्र के तटों पर बसा हुआ है, तो इससे ज्यादा लाभ कमाया। छोटा नागपुर का पठार है, इसमें खनिज संसाधन तेजी से लाभ कमा सकते थे, तो उसने इस पर फोकस किया। उसके बाद 1740 ईस्वी में बिहार, उसके बाद फिर 1727 ईस्वी में जब गवर्नर बना, उसके बाद अपने अधीन बंगाल व्यापार वाणिज्य की उन्नति, हम बताया था ना वही, तो उसका क्योंकि छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में जब बिहार झारखंड एक था, उड़ीसा के समय के उन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई और उन्नति देखा। तो उसी तरह से फिर क्या हुआ, जब 1727 ईस्वी को मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात उसके उत्तराधिकार बना और मोहम्मद शाह ने बिहार का कार्यकाल उसमें हाथ डाल दिया। और 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खान गवर्नर बना। और उसके बाद परंतु 1740 में बिहार का नायब सूबेदार कौन था, अलीवर्दी खान ने विद्रोह कर दिया और अप्रैल सफदरजंग को घेरी के स्थान पर हरा कर मार डाला। सफदरजंग को मुर्शिद कौन किसने कहा, अलीवर्दी खान ने उसको सफदरजंग को घेरिया के युद्ध में मार डाला। और तेजी से अलीवर्दी खान बंगाल, बिहार, उड़ीसा का गवर्नर बन गया। उसने सम्राट को 2 करोड़ नजराने के रूप में देकर सम्राट की अनुमति प्राप्त कर दी। उसने क्या किया कि अलीवर्दी खान ने 2 करोड़ रुपया नजारा भेज दिया, उसके बाद वहां से अनुमति प्रदान की गई। अलीवर्दी खान ने मराठा के विरोध व रक्षा के लिए सम्राट का निर्भर नहीं रहा, परंतु उन्होंने फिर निजाम और नवाब वजीर की नई मुगल राजझूठ के रहे बनाया गया। उसके बाद राजपूत, जब राजपूत ने जो अंग्रेज के राजनीतिक से अप्रसन्न थे, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपनी प्राचीन स्वतंत्रता पुनः स्थापित की। जो वो समय का था, जो बहुत समय से वो राजपूत हमेशा अधीन रहा, धीरे धीरे ने अपनी प्राचीन स्वतंत्रता स्थापित किया, चारों दिशा में अपने राज्यों का विस्तार किया। राजपूत तथा मुगल के आपसी प्रेम घृणा संबंध प्रेरित होकर बहादुर शाह अफजल ने 1708 से जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह ने अधीन स्वीकार तो कर ली, परंतु सिरघी और जय सिंह द्वितीय तथा दुर्गा दास राठौड़ के साथ मिलकर मुगल के विरुद्ध एक गठजोड़ बनाया। कौन, जय सिंह और दुर्गा राठौड़ मिलकर मुगल के विरुद्ध एक गठजोड़ बनाया। और 1714 ईस्वी में मुगल सेनापति हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया। अजीत सिंह को अपने पुत्र का विवाह मुगल सम्राट फारुखसियर से करके शांति मूल बात किया। दिल्ली में फारुखसियर बंधुओं झगड़े और जोधपुर राजाओं के हितों की रक्षा हेतु तटस्थता की नीति अपनाई। सैयद बंधु ने अजीत को अपनी ओर मिलाने के लिए अजमेर गुजरात सूबेदार प्रदान किया, जिस पर 1721 ईस्वी में बना। सैयद बंधु के विरोध दल ने जयपुर की महाराजा जय सिंह के 1721 में आगरे के सूबेदार नियुक्त किया और तथा सम्राट मोहम्मद शाह के काल में गुजरात के उसके तेजी से अपना से ज्यादा लाभ कमाया। और हम लोग चलते हैं सिखों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिखों के में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सिखों का अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे और वो धर्म स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सिखों की युद्धता के परिणाम है। 1708 ईस्वी के इनका नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था और आने के रूप में 8 वर्षों तक मुगल झूलता रहा।
युद्ध में अपने अपने सहयोगी द्वारा विश्वासघात किए जाने पर बंदी बना लिया और 1716 ईस्वी में अपने निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय सिख की अवस्था छिन्न हो गई। नाजिर शाह, अहमद शाह अब्दाली आक्रमण के बाद मुगल की केंद्र सत्ता समाप्त हो गई। केंद्र सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके बाद केंद्र सत्ता लगभग समाप्त हो गया। इससे सिखों मिसलों ने बराबर के संगठन किया, स्वर्ण अवसर मिल गया और 1760 में पंजाब अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उसी तरह से मराठा मुगल को, मराठा के बारे में मैं कल तो अच्छी तरह से पढ़ूंगा, लेकिन मराठा के बारे में आज भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संभवतः मुगलों को उत्तरी दक्षिण भारत में सबसे कड़ी चुनौती मुगल की ओर थी। पेशवा ने योग नेतृत्व किया और मालवा गुजरात को उखाड़ फेंका। 1730 के पश्चात राजस्थान में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित किया और मुगल के विघटन के बाद उन्होंने रिक्त भरने पूर्ण किया। कुल काल के तथा मराठे बहुत चमकीले। 1750 के पश्चात ऐसा लगा कि मुगल सत्ताधिकार मोहम्मद शाह अब्दाली चुनौती तथा दी। अब पानीपत के तृतीय युद्ध में उसे परास्त कर दिया गया। जब मराठे सिरतापुर उठे, अंग्रेज कड़ी चुनौती प्रस्तुत की। देखो पतन का कारण क्या हुआ। जहां पतन का कारण मुगल काल हुआ, जितना नेतृत्व किया, पतन का कारण क्या हुआ। मुगल साम्राज्य अधिकतर विस्तार विस्तार किया औरंगजेब, परंतु एक पानी बुलबुले की नाई हो गई। मुगल साम्राज्य सीमाएं ऐसा ऐसा हो गया कि वह देश की अधिक अधिकार बनाए रखा असंभव हो गया। संचार संचार साधन कम पड़ गए। तेजी से हुआ कि उसका क्षेत्र तेजी से विस्तार हो गया और तेजी से अपने विस्तार के लिए सैनिक अनुशासन के अभाव था। और उस जितने वो दक्षिण की ओर मराठा के साथ युद्ध कर रहा था और उसके बाद तेजी से अपने धार्मिक सहिष्णुता नहीं अपनाई थी और सद्भाव ऊंचे पद पर योग व्यक्ति को खुले रखा, उन्होंने त्याग दी। और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय से कम मूर्ख नहीं था। वह गधा के लिए 3 देश के लिए छोड़ दिया था। जेम्स द्वितीय की भांति वह शत्रु बनने के बहुत निपुण था। उन्हें धर्मांतर की नीति अपनाई। मुगल को में सबसे बड़े धर्म समर्थक राजपूत उसका शत्रु बन गया। जजिया में पुनः लागू कर दिया। जजिया हिंदू के लिए सबसे बड़ा टैक्स लागू किया और उन्होंने मराठा को विरोध और राष्ट्रव्यापी बन गया और सब धर्म स्वतंत्रता के सद्भाव संदर्भ संघर्ष में सम्मिलित हुआ और गोरिल्ला मराठा औरंगजेब की सेना मनोबल हरास हुआ और जो गोरिल्ला वार हुआ तेजी से। और उसके बाद औरंगजेब का जो महत्वाकांक्षी था वो दक्षिण को बीजापुर गोलकुंडा राज्य को हड़पना चाहता था, लेकिन उनका भावना यह थी कि वह स्वयं सुन्नी था और जबकि वह सिया राज जो मुस्लिम था, सिया राज दोनों मुस्लिम राज्यों की भी समाप्ति दक्षिण में मराठा सबसे महत्वपूर्ण स्थापित नियंत्रण समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपने अपनी संगठित करने में जुट गया। दक्षिण में अपनी मूर्खता नीति अपनाई 25 वर्ष तक चलती रही और उसके बाद राज्य के समस्त साधन इतना बोझ पड़ गया, अंत में धन और सेना इत्यादि नाश हुआ। तेजी से अपने जितना रुपया आर्थिक दोहन किया, शोषण किया, उत्पीड़न के माध्यम से टैक्स किया, ज्यादा युद्ध में खर्च कर दिया और जिसके कारण उसे युद्ध में व्यस्तता के कारण वो जितना धन व्यय कर दिया जो उसमें रखनी चाहिए धन को अपने आने वाले भविष्य करके सोच करके वो नहीं रख सका, जिसके कारण से आने वाले जितने भी उत्तराधिकारी था अपने अपने भाई में युद्ध कर रहा था और अपनी एकजुटता के अभाव के कारण तेजी से उसकी पतन हो गई। जय हिंद।